सो पहले तो सर थैंक यू सो मच, Thank you. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और हमें लाइक जो नॉलेज लाइक लिटरली मेरे को लगता है ऐसा जो अभी हम लोग ने एक्सपीरियंस किया विद द स्टूडेंट्स एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो एनीबडी एल्स कैन डू इट इन दैट वे कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आई गेस दे वर वेरी लिटिल वंस बट स्टिल दे हैड एन नंबर्स ऑफ थॉट टू एक्सप्रेस. हाँ. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड सो वेरी फर्स्टली मेरे को तो फर्स्ट ये जानना है, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन IIT बॉम्बे स्टूडेंट, व्हाट वाज द लाइक, आपने कैसे आपको सोचा कि म्यूजिक इज समथिंग व्हिच यू वांट टू डू, लाइक बीइंग इंजीनियरिंग एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपने अपने आप को म्यूजिक की तरफ कैसे टर्न किया? लाइक वो ऐसे हुआ कि मैंने 2 साल जब IIT JEE की प्रिपरेशन करी तो एक तरीके से मैं खुद पे शोषण कर रहा था कि भाई बैठ के पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. और फिर जब JEE से जॉइनिंग के वक्त के बीच का 3 महीने का गैप होता है तो मैं खाली हो गया था, मूवीज़ देख रहा था, मुझे पता था IIT में हो गया है. और फिर मुझे लगा कि बोर हो गया मूवीज़ भी देख के, मतलब अब क्या करूँ. तो मेरा दोस्त गिटार सीखने जा रहा था तो मैं उसके साथ हो लिया. जब मैंने गिटार पकड़ा और मैंने बजाना शुरू किया तो मुझे लगा यार आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी प्रोफाउंड विच वॉज एक्सप्रेशन. अभी तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूलों में हमें दिखाया जाता है कि भाई दुनिया कैसे चलती है सीखो, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बट मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसकी कहाँ जगह है. तो दोस्ती भी इतनी परिपक्व नहीं होती कि हर बात को जगह दे सके, फैमिली भी हर बात नहीं कह सकते हैं. तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कहाँ बोल सकता हूँ. तो मतलब नोटबुक के आखिरी पन्नों में कितना लिखोगे आप. तो मुझे लगा कि इस एक्सप्रेशन ने मुझे खुद से मिलवाया, मुझे मेरा स्पर्श हुआ. और मुझे लगा तो ये तो IIT से भी बड़ी चीज़ है जो मिल गई मुझे. तो मुझे लगा कि यार ये तो करना है, बिकॉज एक्सप्रेशन बेसिकली मीटिंग पॉइंट होता है. अगर मैं खुद से एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो मैं खुद से मिल रहा हूँ, अगर मैं आपसे कर रहा हूँ तो हम मिल जाएं. तो मुझे लगा कि जब मैं खुद से एक्सप्रेस कर रहा हूँ म्यूज़िक के माध्यम से, मैं खुद को खोज रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है. और मुझे लगा था कि ये मुझे लगा था कि एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल चीज़ है. तो विच इज़ वाई आई रियली वांटेड टू कंटिन्यू परस्यू, सी आजमाऊँ. अब द्वंद्व में भी आ गया था, IIT भी हो गया, म्यूज़िक भी आ रहा है, अब क्या करें. और किताबों में पढ़ रहे हैं जो दुनिया में दिख नहीं रहा है तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, और दुनिया में जो दिख रहा है और मेरे अंदर जो चल रहा है वो म्यूज़िक से बाहर आ रहा है, तो रस तो यही है. तो मुझे समझ नहीं आया, बहुत बड़े द्वंद्व में आना शुरू हो गया था IIT. सबके फ़ैन मोमेंट्स होते हैं हर एक आर्टिस्ट के, कि ये एक मोमेंट था मेरे लाइफ का, मेरे परफॉर्मेंस के बीच, जो मुझे लगा कि बस ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ये सबसे बेस्ट मोमेंट था अभी तक का. तो आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आपके परफॉर्मेंस के बीच हुआ हो, या किसी फ़ैन ने आपसे कहा हो अगर कि आपका म्यूज़िक सुन के मुझे ऐसा फील हुआ और आपको लगा हो कि ये मैंने अचीव कर लिया लाइफ में? ये आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो मैं पिन पॉइंट नहीं करता हूँ, और मैं अक्सर एम्बैरेस हो जाता हूँ जब भी कोई ऐसा बोलता है. तो मुझे सही में लगता है कि स्वर ना मेरा नहीं है, मैं पहुँचने की खुद कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे, और जब लग जाता है तो बहुत आनंद आता है, वही आनंद का प्रवाह दूसरों तक पहुँचता है. तो मैं ना मैं उसको अपने पे नहीं लेता. मुझे लगता है कि खुशी, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं उनको व्यक्त करने से थोड़ा शर्माता हूँ. हाँ बस. सर जैसा कि आपने बोला कि स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता है, और हम सब ने देखा है कि जो आपके सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल वेज स्पिरिचुअल जो हमारे कनेक्ट होता है एक फीलिंग और इमोशंस के साथ होता है. सो मतलब वो जो सॉन्ग जब आप उसको आपके माइंड में आते हैं कि अच्छा मेरे को ये गाना बनाना है या आप ये चीज़ डिलीवर करने जा रहे हो, तो उसमें मतलब ऑटोमेटिकली ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो जाती है, या जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, या एक जैसे कि आप सब हम सबको पता है कि आप एक पोएटिक भी हो, तो वो जो लिरिक्स होती है तो पहले वो वर्ड्स आते हैं कि पहले मेलोडी आती है आपके सिंगिंग की? हाँ, तो मैंने ना अपनी सब कुछ हो चुका है. पहले कभी धुन आई थी, पहले फिर कभी शब्द आए थे, अब सब साथ में आने लगे. अब ऐसा हो रहा है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे योग बढ़ता जा रहा है, अल्फाज, आवाज़ और साज का, वैसे वैसे सारी चीज़ें साथ में आने लगी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. वरना मैंने जब अपनी आवाज़ खो दी थी तो मैं लिखने लगा था बहुत ज़्यादा, तो पहले लिखता था ज़्यादा. अभी मैंने एक और चीज़, जो आपने क्रिएटिविटी की बात करी, मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी, रचना आपको भी रचती है, मतलब सिर्फ आप नहीं रचते हैं. तो आप एक खोज में जाते हैं
कि मैं ये थीम के हिसाब से नहीं लिखता हूँ कभी। मतलब मैं देखता हूँ अच्छा मुझे क्या महसूस हो रहा है, चलो सवार हो जाते हैं इस पर, और फिर करते करते कहीं पहुँच जाते हैं, और वो जब मटीरियलाइज हो जाता है एक आर्ट वर्क में, वो एक गाना बन जाता है या वो कुछ बन जाता है। तो ऐसे होता है। मैं कभी ऐसे, क्योंकि अगर मुझे लगूंगा कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मैं अपने दायरे में ही बना पाऊँगा, कुछ नया नहीं बन पाएगा। अगर मुझे लगता है कि चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर कुछ नया मिलता है। तो इट्स लाइक एन एडवेंचर। एंड ऑब्वियसली सर थॉट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होते, तो जितना आप उसको फ्रेम कर सको उतना आप कर सकते हो। और हमारे बीच जो सबसे फेमस चीज़ है वो है आपकी इंस्ट्रूमेंट नूरी जी। तो सिर क्या इंस्पायर किया था नूरी के इन्वेंट करने में, या मतलब आपको जो धुन उससे निकलते, जैसा कि अभी आपने शो किया कि उससे 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के एक इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है ट्यून, तो मतलब क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने उसको इन्वेंट करने के लिए सोचा? तो एक ट्रिगर इवेंट था जो ट्रेन में हुआ था गोरखपुर की ओर, जब मैं जा रहा था तो ऐसे ही गिटार पे अपना गाना गा बजा रहा था, और एक चाचा है और बोला कि ये क्या है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो? गिटार देख के बोले कुछ इंडियन बजाया करो, और बोल के चले गए। मैं बहुत ताज्जुब में आ गया, उन्होंने यार ऐसा कौन बोल के जाता है। और मुझे लगा यार गा तो मैं अपना गाना रहा हूँ, इनको क्या दिक्कत हो रही है। और फिर मुझे लगा कि कुछ बात में वज़न भी, मैं सोचने लगा कि बात में वज़न भी है, क्योंकि मैं गिटार पे सुनाऊँ तो कोई फॉरनर आके बोलेगा कि तो इंडियन नहीं है, तो हमारे जैसे ही कुछ कर रहा है। सितार सरोद बजता है तब लगता है, कुछ शास्त्रीय संगीत बजता है तब लगता है। और मैं तो कॉलेज में था और मुझे था यार अब तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना पड़ेगा। अब मैं तो कॉलेज में सिखाया मतलब गिटार पकड़ा, और मुझे बहुत डर था। मुझे लगता था गुरुओं की छवि बहुत अच्छी नहीं थी मेरे जहन में। मुझे लगता था हर गुरु घंटाल होता है, मुझे लगता था गुरु किसी को अपना लिया तो भाई इसको स्कूटर से घुमाना पड़ेगा, उसकी बेटी की शादी में फूल लगाने पड़ेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। मतलब बड़ी मुश्किल से तो IIT ख़त्म हो रहा है, अब ये भी नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर लगा कि क्या मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ जिसमें भारतीय आवाज़ भी हो और रूह हो और एक तरीके से कॉर्ड प्लेइंग भी हो। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि रबाब एक एक्चुअली इंडियन इंस्ट्रूमेंट ही है जो बाद में अफ़गानिस्तान और इस तरफ गया। मुझे लगा रबाब जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो और गिटार जैसा कुछ मिश्रण करें पहले। फिर मैं बनारस आया, तो बनारस आया तो मैं बहुत ही अच्छे कलाकारों से मिला और सरोद से मुलाकात हुई। और सरोद से जब रूबरू हुआ, मतलब यार ये तो क्या इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फीका पड़ गया गिटार इसके सामने। मुझे लगा तो मुझे कुछ करना होगा। तो शोध शुरू हुआ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी जगह मिली, बहुत अच्छे साथी मिले, कलाकार मिले, गुरु मिले, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे भी अपनाया। मुझे लगा था मुझ जैसे ऐसी हरफन मौला को कौन बोलेगा, मतलब कि, लेकिन उन लोगों ने, और क्योंकि बनारसी मिजाज ही ऐसा है, तो शायद मुझे लगा कि उन लोगों ने मुझे अपना लिया, जो कि मेरा कॉलेज नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बड़ा घर जैसा लगा। और फिर मुझे लगा कि ऐसा वाद्य बनना चाहिए जो हिंदुस्तानी भी बजा सके, वेस्टर्न भी बजा सके, अरबिक, मतलब सारे म्यूज़िक बजा सके, ताकि कोई भी आर्टिस्ट किसी भी क्षेत्र का हो वो अपना म्यूज़िक इस पर बजा सके। तो एक तरीके से इट बिकम्स अ मीटिंग पॉइंट फॉर आर्टिस्ट। क्योंकि क्या होता है, जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट सितार है या सरोद है और गिटार है, दे आर नॉट प्लेइंग द सेम नोट्स। मतलब अगर हम दोनों के साथ सेम है तो रे गा मा धा नी अलग है, विच इज़ वाई दे नॉट, वो साथ में बैठ तो जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते, साथ में हो नहीं पाते। तो फ्यूजन एक तरीके से कन्फ्यूजन बन के रह जाता है अगर, लेकिन वही कि वो स्वर, क्योंकि एक तरीके से दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंडियन सितार एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक की ज़बान बोल रहा है, अरबिक म्यूज़िक ऊद एक तरीके से अरबिक म्यूज़िक की ज़बान बोल रहा है, और वेस्टर्न अलग स्वर बजा रहे हैं। तो फिज़िक्स में भी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी रिलेशंस जो हैं जो बहुत अलग है। तो एक ऐसा वाद्य जो हर स्वर को बोल सके, क्योंकि सितार तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट की ही ज़बान बोल पाता है, वो नहीं बोल पाता, तो वो इंस्ट्रूमेंट सबको, एक दुनिया के आर्टिस्ट को साथ में ला सकता है। तो ये एक तरीके से इसका विजन है। और अब मैं नहीं बोलूँगा कि हम पहुँच गए हैं, हम शुरू किए हैं, अभी मैं थोड़ा सा और इस पर वर्क कर रहा हूँ, फिर इसको अवेलेबल करेंगे और लोगों के लिए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर उनके हाथ जाएगा, उनका दिमाग लगेगा, तो ये और विकसित होगा ऐसा। Sir, I can see both IITian and musician mind in one person, and that's really nice. So like you have been an IITian and then you are now a musician. तो वो एक टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लाइफ में कि अब लगा कि अब IIT नहीं करना, अब वो फील्ड छोड़ के अब एकदम ही डिफरेंट फील्ड में जाना है?
हाँ, अरे तो जैसे मैंने डिस्कवर किया एक्सप्रेशन थ्रू म्यूज़िक, तो मैं इसको और एक्सप्लोर करने लगा, इतना करने लगा कि मैं पहली बार फेल हुआ अपनी ज़िंदगी में एक कोर्स में, और मुझे लगा था भाई ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कभी हुआ नहीं ऐसा। तो मेरे प्रोफेसर ने बताया कि कभी यहाँ पे आईआईटी में जब बच्चे फेल होते हैं, इसका मतलब वो समझदार नहीं, उनका दिल कहीं और लग चुका है, तो तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तो वो बड़े अच्छे प्रोफेसर थे। पर मैं इसको और परस्यू करने, मैं सोचने लगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, बिकॉज द क्वेश्चन ये सब प्रोफेशनलिज्म का हो जाता है कि मुझे ये करना है। आप ये तो नॉन प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। तो द आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म, कि मैं कुछ कर रहा हूँ और दूसरे के काम आ रहा है। अभी तक मेरा म्यूज़िक एक्सप्रेशन खुद के काम आता है, क्योंकि मैं खुद से मिलता हूँ अभिव्यक्त करके, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति से क्या दूसरे को भी लाभ हो रहा है, उनके लिए भी कुछ हो रहा है क्या। तो मुझे समझ में आया कि आर्ट एज अ प्रोफेशन का मतलब है कि मेरे म्यूज़िक से दूसरे को भी कुछ वो काम आ रहा है दूसरे के। तो टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हाँ, आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट प्रोफेशनली, और यू कैन प्रैक्टिस आर्ट इन योर ओन पर्सनल कैपेसिटी। बट तो मुझे वो बहुत ही मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये करना है। और बहुत बवाल हुआ आईआईटी में, मैं छोड़ने वाला था आईआईटी, मेरे डीन ने भी मुझे बहुत लताड़ा, उन्होंने बोला कि हर कोई रहमान नहीं होता है बेटा, ख़त्म कर लो। बोला नहीं मुझे ख़त्म करना है, ऐसे थे। और फिर तब उन्होंने मैंने एक एग्ज़ाम में कविता लिख दी थी, आई एम सेटिंग द रॉन्ग प्रेसिडेंट इन स्कूल, बट मतलब आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में जो आए हम वो सब कर सकते हैं। ऐसे बहुत बवाल हुआ था। फिर डीन ने बोला कि ओके, टेक अ ईयर ऑफ, इफ़ यू वांट टू कीप परस्यूइंग म्यूज़िक परस्यू, और इफ़ यू डोंट कम बैक। तो ऐसे बहुत से जद्दोजहद चली, लेकिन फिर मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखी, जो कि मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी उस बीच। तो आई डिड नॉट टेक दैट ईयर ऑफ, आई स्टेड बैक। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ना अपनी परिस्थितियों को बहुत नकार देते हैं। तो जैसे मुझे था कि नहीं, आईआईटी मुझे रोक रहा है, मैंने फिर आईआईटी को दोस्त बनाया। मैंने कहा कि यार, मैं अभी तक सोच रहा था कि आईआईटी ने मुझे क्या दिया अभी तक, पर मैंने भी क्या दिया आईआईटी को, है ना। मतलब फिर मुझे लगा कि लेट्स मेक आईआईटी अ पार्टनर इन व्हाट आई वांट टू डू। लेट्स मतलब यहाँ पे कितना कुछ अवेलेबल है, करते ना कुछ मस्त कुछ करते। तो मुझे लगा कि अपनी परिस्थिति को अपनाना सबसे पहले आना चाहिए, और हम सबसे पहले उसी को ठुकराते हैं और कहीं नहीं पहुँच पाते। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा लेसन था लाइफ का कि भाई मैं जहाँ हूँ, लेट मी मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव हियर। वैसा नहीं होगा जैसे मेरे आदर्श हुए, लेकिन कुछ और होगा। और हर बार ऐसे ही होता है, जैसे यू नेवर लिव द लाइफ ऑफ योर रोल मॉडल्स, यू लिव अ डिफरेंट लाइफ, बट व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। तो आई थिंक ये ऐसे कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में, हो रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। I guess because of that हमें रहमान नहीं, हमें काविश सर मिल गए। ठीक है यार, मतलब जिनकी वजह से हमें नूरी सर, ये वर्ड नूरी कहाँ से आया आपके दिमाग में कि लाइक मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया और अब सरोद, ऊद, गिटार सब मिला के ये नूरी शब्द कहाँ से? नहीं, तो नूरी तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था बनाने से पहले, क्योंकि वैसे नूरी का मतलब है लाइट, तो इसने मुझे आगे का रास्ता दिखाया है म्यूज़िक में। दूसरा है कि मेरी अब एक्स है, उस वक्त की प्रेमिका थी, उनका निकनेम मैंने नूरी रखा था। लगा था कि भाई ऐसा, लेकिन खैर जो भी है। अभी हमने यंगस्टर्स के बीच में आपने सारी कुछ अपनी एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस की, तो इन फ्यूचर अगर कोई हम जैसा कोई नॉर्मल अगर इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहे या परस्यू करना चाहे उसके साथ, तो एनी गाइडेंस जो आप देना चाहे उन स्टूडेंट्स? सब्र मतलब क्योंकि मैं अभी खुद इसको बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा 3-4 महीने लगेंगे इसको और अच्छा करने में। फिर हम और लोगों को देंगे और आर्टिस्ट को देंगे, ताकि वो भी अपने इनपुट्स दे सके, ताकि फिर वो जो भी पहला इंस्ट्रूमेंट उठा रहा है, अगर वो नूरी को उठाता है, उसको बजाने के लिए आसान रहे उसको। तो इंस्ट्रूमेंट का एकदम फर्स्ट लव होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि देखा, आजमाया और प्यार हो गया, ऐसे अपनाता है कोई भी। तो इंस्ट्रूमेंट को उतना विकसित होना चाहिए कि वो फर्स्ट लव टाइप का हो जाए। तो वहाँ तक पहुँचाने में हम अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ऑलरेडी लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चीज़ को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स इनफैक्ट इंडिया में
वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ट्रेडिशनल है, उसको भी मॉडर्नाइज करने की के पीछे काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। IIT कानपुर भी इन्वॉल्व है और भी कई डिज़ाइनर्स हैं NID के और इधर उधर के जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट जैसा भी बनता हुआ दिख रहा है कलेक्टिवली, क्या कि इंस्ट्रूमेंट मेकिंग और इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनिंग भी मॉडर्नाइज हो और इस पर रिसर्च हो। जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट से रिसर्च नहीं हुआ है, 1912 में CV रमन ने किया था, तबला को पता लगा कि इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स पिच में बजते हैं, बाकी नहीं बजते हैं, तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पिच में नहीं बजते हैं, तो ऐसा कैसे होता है? CV रमन ने किया। अभी 2014 में अनुराग गुप्ता करके हैं, उन्होंने तानपुरा में के आवाज़ 4 तार होते हैं, लेकिन तानपुरा वाई डज इट साउंड सो डिफरेंट फ्रॉम अ गिटार व्हाट, तो उन्होंने वो जब डिस्कवर किया कि वो प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस, वो बहुत ही गजब। तो फिर समझ में आया कि हमें मालूम ही नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या चला, एक सर्टेन अमनीशिया है। तो टू डिस्कवर दैट, टू रिसर्च ऑन दैट, इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है और उस पर भी काम हो रहा है। तो ये जैसे जैसे होगा तो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होगा। सो सर, एज अ म्यूज़िक जो होता है एक तरीका होता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना। वैसे ही अगर हम आए रंगों के ऊपर, जैसे हम आर्ट करते हैं, कलर करते हैं, तो अगर आप बताओ सर कि म्यूज़िक को आप कौन से कलर देना चाहते हो, और अगर आप कोई कलर दे रहे हो तो उस क्या रीज़न है उसके पीछे? नहीं है मेरे पास इसका जवाब। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, मैं सवार रहूँगा, शायद मिले तो बताऊँगा आगे। डेफिनेटली सर। सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। तो मैं बस लास्ट एक पूछना चाहती हूँ कि अभी और क्या, काविश सेठ से व्हाट इज द विजन ऑफ अब मैं बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मैंने बहुत अकेले परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ, बिकॉज ये सस्टेनेबल है। मतलब जैसे होता है कि बैंड्स लोग कर लेते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग और जैसे रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो बॉम्बे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोलो परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ कई जगह पे, बैंड ट्रियो डिपेंडिंग ऑन जहाँ पे हो सकता है। एंड ग्रेजुअली ये संगत बना रहा हूँ मैं, हम जैसे संगत वैसा संगीत, तो बहुत अच्छी संगत बन रही है अब धीरे धीरे। तो उससे बड़ी खुशी हो रही है कि म्यूज़िक से हम लोग जुड़ रहे हैं और हम साथ में और म्यूज़िक बना रहे हैं। तो अब बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अच्छे कलाकार मिल रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस हो रही हैं और हम साथ में एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे उसको डिस्कवर भी करेंगे, सस्टेनेबल कैसे होगा और कैसे ये बुनियादी तौर से आगे बढ़ेगा। तो अभी ज़्यादातर मेरा जो अटेंशन है और प्रयास है वो इस तरफ है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। और आई होप कि इन फ्यूचर हम और भी ग्रो और हम खुद आपको और परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।